डियर स्टूडेंट, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अनिल विश्वकर्मा, प्रवक्ता विज्ञान डीएलएड यानी पीटीसी विभाग से आज आप लोगों का अगला लेसन शुरू कर रहे हैं। विज्ञान शिक्षण में अगला लेसन आपका है जीवों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया। यह जीव विज्ञान विषय का टॉपिक है। इस नाते ऐसे बच्चे विशेष ध्यान देंगे जो मैथ ग्रुप से हैं अथवा आर्ट ग्रुप से हैं, और जो बायो ग्रुप से हैं उनके लिए विशेष कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो अलग स्ट्रीम से हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या होगी। तो बायो को पढ़ने के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वह होता है फिगर, और उसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी की बात जहां पर आएगी वहां पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 5 जीवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें पहला जो टॉपिक आता है वह आता है कोशिका। कोशिका जिसे अंग्रेजी में लोग सेल कहते हैं, या कई कहीं पर कोशा भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें एक ही बात है। कोशिका को समझने से पहले हम लोग इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। यह सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। अर्थात एक छोटा कोश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की वह छोटी सी छोटी संरचना होती है जिससे मानव का पूरा शरीर बनता है। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन वैज्ञानिक लीवेन हॉक द्वारा किया गया। और कोशिका जो होती है, कोशिका जीवन का सार। कोशिका जीवन का सार इस नाते है क्योंकि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। अर्थात कोशिकाओं से ही जीवों का निर्माण होता है, और कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती रहती हैं, और इस प्रकार एक नई कोशिका का जन्म होता है। और कोई भी क्रिया हो बिना कोशिकाओं के संभव नहीं होती है, और इस नाते
कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन का मतलब है यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सजीव होता है जिसमें जीवन होता है, यानी जीव और वन से मिलकर के हमारा जीवन बना है। और जीव की बात करें तो जंतु आ गए, इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आ गए, और वन में सभी प्रकार की पादप और वनस्पतियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार कोशिका जो होती है किसी भी जीव जंतु की, किसी भी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि जीवों का जो शरीर होता है वो अति सूक्ष्म करोड़ों लाखों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस नाते कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक इस नाते क्योंकि किसी भी जीव जंतु की जो भी क्रिया होती है वह बिना सेल के संभव नहीं है, बिना कोशिका के संभव नहीं है। इस नाते सभी जो क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं में ही संपादित होती हैं। इस नाते इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये कोशिका के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल गई, और इसके बाद जो आता है वह आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये कई बार जो है आपके यूपी टेट और आपके सिलेबस सेमेस्टर में भी पूछा गया है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं श्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था, तथा इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है वह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका के बारे में हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं। पहला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट, ध्यान देंगे, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग नर्व सेल के नाम से जानते हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका वह शुक्राणु होता है। शुक्राणु ह्यूमन स्पर्म सेल शुक्राणु कोशिका होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होती है अंडाणु।
और इसके अतिरिक्त आप और पेन डाउन करेंगे जो कि यूपी टेट और आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। पहला पॉइंट ध्यान देंगे, प्रैक्टिस में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो लगभग 5 से 6 किलोग्राम का होता है। और दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका की अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटी कोशिका वह होती है माइकोप्लाज्मा। जिसे PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्यूरो निमोनिया लाई आर्मेनी, PPLO। ये तो हम लोग कोशिका के बारे में जान गए कि कौन सी कोशिका छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है और कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार पाई जाती है, और कोशिका से कैसे शरीर बनता है उसको हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि कोशिका जो होती है वह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जिसे हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं, ऊतक। तो जब ऐसी कोशिकाओं का समूह जो रचना यानी संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समान होती हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। और फिर ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अंग जिसे हम लोग आर्गन बोलते हैं। और आप कह सकते हैं कि ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के जब विशेष कार्य करने के लिए उपयोजित हो जाते हैं तो उसे हम अंग कहते हैं। और इसी प्रकार अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अंग तंत्र क्या होता है? आप सरल शब्दों में कहना चाहें तो बहुत सारे अंग मिलकर के जब एक विशेष कार्य करते हैं तो उसे हम अंग तंत्र बोलते हैं। अंग तंत्र मानव शरीर में लगभग 10 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला हम ले लेते हैं, जिसमें पहला आपका हो गया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। दूसरा
तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, और जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसी प्रकार तीसरा जो सिस्टम है वह है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और चौथा है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र इसे अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और पांचवा आपका है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनन तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी प्रकार छठा वर्णिक तंत्र या जिसे अंग्रेजी में इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। और इसी प्रकार आपका सातवां है उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, अध्यावरणिक तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जिसे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। और आठवां आपका परिवहन तंत्र जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और नौवां आपका कंकाल तंत्र जिसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। और 10वां व लास्ट है आपका पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम। और इस प्रकार आपके 10 तंत्र हैं। और एक बार पुनः हम सभी लोग कोशा से लेकर के और अंग तंत्र के बाद बॉडी का निर्माण या शरीर कैसे बनता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जो संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समान होती हैं, उसे हम लोग
प्राककेंद्रीय कोशिका, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और दूसरा है आपका सुकेंद्रीय कोशिका, और इसे अंग्रेजी में हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग प्राककेंद्रीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजी जानने के लिए आपको जो जरूरी चीज होता है वह पहला चीज तो आपको फिगर, जैसा कि हमने पादप कोशिका का चित्र बनाया है, अभी आगे जाएगा, और ये हमने आपके टाइम को बचाने के लिए पहले बना लिया। और दूसरी चीज हमने कहा था कि टर्म पर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ टर्मिनोलॉजी आ गया है और इसको हम बता दें। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब आप जानते हैं शुरुआत या प्रारंभिक या पहला, तो प्रारंभिक या आप कहना चाहें जिसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, जिसकी हिंदी होती है आदि, आदि का मतलब प्राचीन। और दूसरा आपका है कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब आप जानते हैं केंद्रक। कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्राककेंद्रीय कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें प्रारंभिक या आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब जान लीजिए कि प्रारंभिक या आद्य प्रकार का केंद्रक क्या होता है, यानी ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ कोशिका कला नहीं पाई जाती है। कोशिका कला का अभाव होता है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है, क्रोमैटिन धागे बिखरे हुए होते हैं, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यानी केंद्रक द्रव्य होता है या कोशिका द्रव्य होता है, वो पूरे कोशिका में समाहित होता है, यानी पूर्ण रूप से फैला होता है। और इस क्रोमैटिन धागों पर जो डीएनए पाए जाते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए नग्न होते हैं। नग्न का तात्पर्य यह है कि इस पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो ध्यान देंगे, प्राककेंद्रीय कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें आद्य या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग अपूर्ण केंद्रक कहते हैं, अर्थात इसमें ना तो केंद्रक कला पाई जाती है, ना तो केंद्रिका होती है, और ना ही अन्य महत्वपूर्ण कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस नाते इसे हम प्राककेंद्रीय कोशिका कहते हैं, और प्राककेंद्रीय कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उस पर हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव होता है, और इसके साथ साथ इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो इसमें पहला आपका आता है बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका। और दूसरा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जिसमें आपका नास्टा या साइनोफाइसी का एक ग्रुप होता है, जिसमें नास्टा, केनाबेना आदि एल्गी आते हैं। और इसके अलावा भी हमने एक आपको लिखा था माइकोप्लाज्मा,
सुकेंद्रीय कोशा, सुकेंद्रीय कोशा, और इसे अंग्रेजी में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और देखिए जैसे प्रोकैरियोटिक था वैसे यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर बना। पहला यू जिसका मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब आप सभी जानते हैं कि सत्य, और दूसरे वर्डों में कहना चाहें तो वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित। और कैरियन का मतलब वही है, कैरियन मींस हमने बताया था आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुकेंद्रीय कोशिका जो होती है ऐसी कोशिका होती है जिसमें सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। सत्य का मतलब है वेल डेवलप्ड से पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला होती है। जैसे यहां आप देख सकते हैं इसमें केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक कला पाई गई है। इसमें एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और इसकी सहायता के लिए एक केंद्रिका होती है और क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। और क्रोमैटिन धागों पर लगा हुआ जो डीएनए होता है उस पर हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। और इसके अलावा सुकेंद्रीय कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वह 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण मुख्य कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कैप, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि महत्वपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि सुकेंद्रीय कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक कला होती है, केंद्रिका होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, और उसके साथ साथ सभी प्रकार के मुख्य कोशिकांग पाए जाते हैं, और 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और एग्जाम्पल आप जानना चाहें तो सभी प्रकार की जंतुआ पादप कोशिकाएं, सभी प्रकार की जंतुआ पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका ही होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। बस जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल को छोड़कर के बाकी सभी प्रकार की जंतु उत्पादक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को जानने के बाद अगर कोई डाउट रह गया है आपके मन में तो यह दोनों के अंतर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। पहले इधर लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका या कोशिका, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सुकेंद्रीय या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहला पॉइंट प्रोकैरियोटिक में हमने बताया कि आद्य या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक। और यूकैरियोटिक में आपने देखा था कि पूर्ण विकसित या सत्य प्रकार का केंद्रक
नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन लगी होती है, यानी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आप करना चाहें तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है, यानी नहीं पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका पाई जाती है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आप लेना चाहें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम को मापने की एक इकाई होती है जिसे हम लोग सेटवर्ट यूनिट बोलते हैं। और उसी सेटवर्ट के पहले अक्षर S को इसको डिनोट किया जाता है। इस नाते इसको हम लोग 80S या 70S लिखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त और जो अंतर है वह पांचवा आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कोशिका के अंग जो महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शायद हम लोग याद बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आज महत्वपूर्ण कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं पाए जाते। और पांचवा पॉइंट यूकेरियोटिक कोशिका में जबकि सभी महत्वपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि पादप कोशिका बना हुआ है और इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारी चीजें कोशिकांग जो हैं वो सब पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर भी बता सकते हैं। और अब आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वह है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ध्यान देंगे, कोशिका की संरचना
को जानने से पहले हमने एक फिगर यहाँ पे बना रखा है। यह एक प्रारूपिक पादप कोशिका है जिसे प्लांट सेल बोलते हैं। और आपका समय बच जाए इस नाते हमने इसको पहले बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं इसके नामोक्लेचर से। सबसे पहले ये शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आपका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल या जिसे कोशाभित्ति बोलते हैं, कोशाभित्ति, कोशाभित्ति। दूसरा, अंदर की तरफ एक झिल्ली पाई जा रही है जिसको हम लोग प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा कला या कोशा कला के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो लाल रंग की रेखा जा रही है इसे मध्य पटलिका बोलते हैं, मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला इसको बोलते हैं। इसके अंदर का जो एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे कोशाद्रव्य बोलते हैं, कोशाद्रव्य, अंग्रेजी में इसको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और अगली जो संरचना है यह एक बड़ी सी रिक्तिका आपको दिखाई दे रही है। तो पूरी जो संरचना है इसे रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, अंग्रेजी में वैक्यूल बोलते हैं। और इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो दीवार होती है इसको हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम लोग सेल साइट बोलते हैं, सेल साइट। और इसके बाद अगली जो संरचना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह आपका राइबोसोम, राइबोसोम। और यह आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ ये जो कटी हुई संरचना देखिए, यहाँ पे कटी हुई, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये कटा हुआ जो स्थान होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, प्लाज्मोडेस्मा। और यह आपका गोल्जी काय है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। और यह भी आपकी एक रिक्तिका है। चलिए इसके अंदर के अंगों को देख लेते हैं। यह आपका
केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। इसके अंदर एक द्रव्य, वही कोशिका द्रव्य वाला ही भाग भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाद इसमें ये गोल वाली संरचना जो है वह है केंद्रिका, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और यह जो छिद्र है इसे केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र। और यह जो क्रॉस जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, यह क्रोमैटिन धागे हैं, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन धागे। ये दो प्रकार के होते हैं, आगे आपको जब केंद्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन नामक दो धागे पाए जाते हैं, दो फाइबर्स नाम पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे। और इस प्रकार केंद्रिका से लेकर के क्रोमैटिन धागे तक ये पूरी संरचना का केंद्रक कहलाता है, केंद्रक। और अंग्रेजी में इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगली जो संरचना है ये आपकी, जिस पर ये नीले रंग के राइबोसोम्स बने हुए हैं, यह संरचना आपकी अंतःप्रदर्भी जालिका, अंतःप्रदर्भी जालिका, और अंग्रेजी इसको इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर के नाम से जानते हैं। अगली संरचना ये आपकी, यह है हरित लवक, हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य संरचनाएं होती हैं, जैसे इसको आप देख लीजिए तो स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स अन्य संरचनाएं होती हैं इस तरीके की, छोटी छोटी कुछ साइटोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, कोशिकीय कंकाल, जिसकी सहायता से सभी कोशिका में अपने अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। तो ध्यान देंगे कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना यहाँ पर बना हुआ है। एक पादप कोशिका, प्राणकोशिका पादप कोशिका का चित्र हमने बनाया हुआ है, जिसमें सभी अंगों का नाम हमने लिख दिया। और अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पूरी कोशिका को देखने के बाद हमको यह आभास होता है कि जो कोशिका की संरचना होती है वह मुख्य रूप से तीन भागों में बटी हुई है। पहला आपका जीवद्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा जो संरचना होती है वह संरचना है आपकी रिक्तिका या रसधानी भी इसको बोलते हैं, रसधानी।
ये वाली जो ये बड़ी कोशिका बनी, ये बड़ी कोशिका बनी है, बड़ी संरचना बनी है, वही रिक्तिका या राजधानी, और इसको वही ट्यूब के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो संरचना है वह सबसे बाहर की तरफ, वह है कोशाभित्ति। कोशाभित्ति सेल वॉल। अब यहां देख लीजिए फिगर में आप लोग, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य, जीवद्रव्य वही ये पूरा इसमें एक सघन कोलाइडरी कणिका में पदार्थ भरा होता है, जिसे हम जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी जो आपकी संरचना देखिए बड़ी वाली, ये संरचना और ये संरचना, जिसे रिक्तिका, वैकुल या राजधानी के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो संरचना है वह कोशिकाभित्ति, यहाँ ऊपर देखिए सेल वॉल के नाम से लिखे हैं। ये चारों तरफ से जो कोशिका को घेरे हुए हैं उसे हम रिक्तिका, उसे हम कोशिकाभित्ति कहते हैं, सेल वॉल। अब अगली जो संरचना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रकार कोशिका के संरचना के अंतर्गत 3 मुख्य कोशिकाएं आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि कोशाभित्ति हो जाती है, दूसरा इसमें जो पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरी संरचना रिक्तिका। तो पहली संरचना जो है वह है जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब यहां से देखिए वही टर्मिनोलॉजी आ गई, प्रोटो शब्द से बना है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और प्लाज्म का मतलब द्रव्य से। तो कोशिका में ऐसा जो सबसे पहले द्रव्य विकसित होता है उसी को हम जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य की खोज, प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम सारकोड बताया था। क्या बताया था? सारकोड। और इसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है पुरकिंजे, और उन्होंने इस तरह पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य बताया, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बताया पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और ये बताया कि जीवद्रव्य जो होता है वह जीवन का सार होता है, अर्थात जीवद्रव्य से ही कोशिकाएं जीवित रहती हैं और उन्हीं कोशिकाओं से जीवन चलता रहता है। तो एक और वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, उनका नाम है हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक सार बताया है। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक सार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया है। इस नाते उन्होंने कहा है क्योंकि बिना जीवद्रव्य के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है, और जब कोशिका नहीं रहेगी तो जीवन नहीं रहेगा। तो जीवद्रव्य जो होता है यह एक चिपचिपा कोलाइडल और दानेदार पदार्थ होता है, और यह कई अवस्थाओं में पाया जाता है। इस नाते से पॉलीफेजिक भी बोलते हैं, कई अवस्थाओं में पाए जाने के नाते। तो यह गाढ़ा चिपचिपा कोलाइडल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं। और जीवद्रव्य की खोज सबसे पहले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी।
क्योंकि बिना जीव द्रव्य के जीवन संभव नहीं है। तो इस जीव द्रव्य में जो इसकी संरचना होती है जीव द्रव्य की, इसमें जल जो है वह 75 से 80 या 75 से आप 90% कह लीजिए तो ये जल की मात्रा होती है। बाकी जो मात्रा होती है वह होती है प्रोटीन की। प्रोटीन आपका 3 से 5%, और इसके अलावा लिपिड आपका 1 से 2%। लिपिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के अलावा कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार की सभी संरचना जो है समाहित जाती है और इस प्रकार मिल करके जीव द्रव्य का भाग बनाते हैं। तो आई होप कि आप जीव द्रव्य को समझ गए होंगे, और जीव द्रव्य को अगर हम लोग विभाजित करना चाहें और सरल तरीके से, तो जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला इसका जो भाग होता है, चलिए 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और क्लियर करने के लिए। पहला जो होता है वह कोशाद्रव्य, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा आपका केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और तीसरा आपका है कोशक कला या प्लाज्मा कला, कोशा या प्लाज्मा कला। इसके देखिए तो 3 नाम है, आप ध्यान रखिएगा। कोशा कला या प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि कोशाद्रव्य क्या है। यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि पूरे कोशिका में एक तरल चिपचिपा दानेदार कणिका में पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। तो अब जीव द्रव्य को हम लोग 3 भागों में बांट लिए। पहला कोशाद्रव्य, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशा कला या प्लाज्मा कला। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इधर अंदर की तरफ एक भित्ति पाई जा रही है। यहाँ देखिए इसको लिखे हैं प्लाज्मा कला या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा कला या सेल मेम्ब्रेन यही आपका कोशा कला या प्लाज्मा कला है। तो सेल वॉल के अंदर, कोशा भित्ति के अंदर एक लिपिड और प्रोटीन की बनी झिल्ली होती है, जो जीव द्रव्य को ढके रहती है। उसे ही प्लाज्मा कला या कोशा कला के नाम से जानते हैं। प्लो नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और इसकी संरचना के विषय में 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। खैर वो आपके डीएलएड के कोर्स से बाहर है, इस नाते उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके 2 मॉडल बताए गए हैं। और दूसरी जो चीज है कोशाद्रव्य, तो हमने बताया था कि पूरे कोशा में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसी को हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य का ही वह भाग जो रिक्तिका और केंद्रक के बीच भरा रहता है। देखिए रिक्तिका और केंद्रक के बीच ऐसा कला है कि प्लाज्मा कला और केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य का भाग होता है, उसी को हम लोग कोशाद्रव्य के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और बीच वाली जो संरचना देखिए, इसको केंद्रक हम लोग बोलते हैं। केंद्रक इस नाते क्योंकि लगभग सेंटर में होता है और सभी कोशिका की सभी क्रियाओं को लगभग नियंत्रित करता है, इस नाते इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। और तीसरी जो संरचना हमने प्लाज्मा कला के बारे में आपको बता ही दिया। तो जीव द्रव्य जो होता है वह 3 भागों में बटा होता है। और कोशाद्रव्य
हमने बताया कि पोषक द्रव्य जीवद्रव्य का वह भाग है जो प्लाज्मा कला और केंद्रक के बीच पाया जाता है, इसी को हम पोषक द्रव्य कहते हैं। और पोषक द्रव्य में ही बीच में केंद्रक संलिप्त होता है, फंसा हुआ होता है, और इसी पोषक द्रव्य में ही सभी प्रकार के मुख्य कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी प्रकार के मुख्य कोशिकांग जैसे अंतःप्रजनन जालिका हो गया, हरितलवक हो गया, स्क्लेरोसोम्स हो गया, गाली वाली हो गई, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोट्यूब्स हो गए आदि। तो इसी पोषक द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसी कोशिकांग के साथ साथ अन्य कुछ पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे निष्क्रिय पदार्थ कुछ रहते हैं, कुछ सक्रिय पदार्थ रहते हैं, जिनका कोशिकाओं के द्वारा सक्रिय होता रहता है। तो कोशिकांग इसमें साइटोस्केलेटन पाया जाता है, कोशिका कंकाल पाया जाता है, जिसकी सहायता से माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से सभी कोशिकाएं अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक, आज की हमारी कक्षा बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके अगला भाग आपको नेक्स्ट मिलेगा, जिसमें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बना करके आपको दिखा भी देंगे और दोनों में अंतर भी